स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू एडिटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 10 बजे तक अपलोड कर दी जाती है। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दी जाती है। और इस वीडियो में हम करंट के साथ साथ जो उसका स्टैटिक पोर्शन भी होता है उसको भी हम कवर करते हैं। आप देखेंगे स्टैटिक पोर्शन भी वही पूछा जाता है एग्जाम में जो लगातार न्यूज में बना रहता है, उसी का स्टैटिक पोर्शन उठा के आपसे पूछ लिया जाता है। तो इस वजह से हम करंट प्लस स्टैटिक दोनों पोर्शन को कवर करते हैं। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। ये आर्टिकल बात कर रहा है जो खाना पकाने का तरीका होता है उसके बारे में। आप देख भी पा रहे होंगे, एक तरीका ये है खाना बनाने का, एक तरीका यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है आपको। तो इस आर्टिकल में हम वही सब डिस्कस करेंगे कि जो परंपरागत तरीके से खाना बनाया जाता है जिसमें जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में, और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो वर्तमान में प्रौद्योगिकियां हैं उसके बारे में। यहाँ पे वो आर्टिकल जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं ये द हिंदू में पब्लिश हुआ था। इसके बारे में हम देखते हैं अच्छे से, इसकी सारी जानकारी हम देखेंगे, यहाँ पे कवर करेंगे। अब यहाँ पे बात की जा रही है भारत में स्वच्छ खाना पकाने की जो रणनीति उसको पुनः व्यवस्थित करने की आवश्यकता क्या, उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे स्वच्छ खाना पकाने की रणनीति से मतलब ये नहीं कि जो आप लोग अभी वर्तमान में खाना बना रहे हैं वो गंदा है। मतलब यहाँ पे ये है कि खाना बनाते समय हम किस ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं। यानी अगर हम जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग करके खाना बना रहे हैं, जैसे आप देखेंगे कि लकड़ी हो गया, गोबर हो गया, कोयला हो गया, अगर इनका प्रयोग करके हम खाना बनाते हैं तो स्वच्छ ऊर्जा की रणनीति के तहत नहीं आएगा। लेकिन अगर हम जैसे सोलर ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं, विद्युत का प्रयोग कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों का प्रयोग करके खाना बनाने की बात की जा रही है इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल का मेन फोकस ही यही है कि जो वर्तमान समय है यहाँ पे अभी भी हम किसका यूज करते हैं, तो एलपीजी का यूज करते हैं खाना बनाने में ज्यादातर। तो यहाँ पे एलपीजी की जगह क्या किया जाए, यहाँ पे जो विद्युत हीटर होते हैं उसका प्रयोग किया जाए, या उसके अलावा जो भी वर्तमान प्रौद्योगिकियां हैं जैसे सोलर कुकर है, तो इन सारी चीजों का प्रयोग किया जाए। इस आर्टिकल का मेन निचोड़ यही है। अब हम यहाँ पे देखते हैं पहला पॉइंट इसका क्या है। तो पिछले 15 वर्षों में क्या हुआ है, भारत सरकार ने शहरी परिवारों, उसके अलावा गरीब और ग्रामीण परिवारों में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, अच्छा इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एलपीजी। अगर आप किसी से बोलेंगे तरलीकृत पेट्रोलियम गैस तो हो सकता है एक पल के लिए ना समझे, लेकिन एलपीजी बोलते वो समझ जाएगा। अपनाने में जो सफलता देखी है उसे दोहराने का प्रयास किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। उसके अलावा 2009 में एक योजना शुरू की गई थी, उसका नाम था ग्रामीण वितरक योजना। इसने क्या किया था, तो जो एलपीजी के प्रयोग करता है वो 2009 में कितने थे, तो 18% थे। इसको बढ़ा करके 60% तक कर दिया था। यानी इसको 18 से 60% करने में इस योजना ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अच्छा, आखिर में हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल के लास्ट में हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने 2016 से लेकर के 9.5 करोड़ यानी 9.5 करोड़ से अधिक नए परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अभी इसके बारे में आपको जानकर एक हैरानी भी होगी, एक फैक्ट ऐसा है इस योजना के बारे में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो 2023 का वर्ष बीता उसमें क्या हुआ था, तो 0.5% की कमी देखी गई थी 2022 की तुलना में जो एलपीजी का प्रयोग करने वाले लोग हैं उनकी संख्याओं में। ऐसा क्यों हुआ था, तो रूस यूक्रेन का युद्ध, उसके अलावा यहाँ पे सब्सिडी जो है वो महंगी हो गई थी, और यहाँ पे गैस सिलेंडर आए दिन महंगा होता है, आप देख ही रहे हैं। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों ने इसका प्रयोग करना कम कर दिया था। तो वो भी अगर प्रतिशत में देखेंगे तो 0.5% थे पिछले वर्ष की तुलना में, यानी वित्त वर्ष 2022 की तुलना में 2023 में प्रयोग किए गए जो एलपीजी सिलेंडर थे वो कितना थे, तो 0.5% कम थे। और ऐसा कई वर्षों के बाद, बहुत समय के बाद हुआ था ये चीज। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो हाल ही का समय है, वर्तमान का जो समय, उसमें 2011 में कितना लोग प्रयोग कर रहे थे, तो 33% लोग जो थे एलपीजी का प्रयोग कर रहे थे घरेलू खाना बनाने के लिए। और यही संख्या 2020 में बढ़कर के कितना हो गई, 71%। अब ये चीज बताने वाला कौन है, तो चीज बताने वाला है ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण था। उस सर्वेक्षण का नाम क्या था, तो भारत आवासीय ऊर्जा उपभोग सर्वेक्षण। इसके तहत यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि 2011 में 33% लोग ऐसे थे जिनकी प्राथमिकता थी एलपीजी के द्वारा खाना बनाना, और अब कितना हो गया 2020 में, तो 71% हो गई प्राथमिकता। यानी 2011 में आप देखेंगे 33% लोग ऐसे थे जो खाना बनाने के लिए एलपीजी को पहला ऑप्शन मानते थे, लेकिन यही संख्या 2020 में बढ़कर के कितनी हो गई, तो 71% हो गई है। यानी अब 71% लोग ऐसे हैं जो एलपीजी को खाना बनाने के लिए पहले स्थान पर रखते हैं। और ये सारी चीजें बताने वाला कौन है, तो ये सारी चीजें बताने वाला है ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद। इसके द्वारा एक सर्वेक्षण कराया गया था, उस सर्वेक्षण का नाम क्या रखा गया था, तो भारत आवासीय ऊर्जा उपभोग सर्वेक्षण। इसी के तहत ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जब 2020 का समय था उसमें क्या किया गवर्नमेंट ने, तो एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को बंद कर दिया। अब बंद क्यों किया, तो कोविड-19 के कारण बंद कर दिया। अब जब सब्सिडी मिलना बंद हो गया तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर को फिर से भराया ही नहीं, जैसे खाली था वैसे खाली पड़ा रहने दिया। फिर 2021 का समय आता, उसमें क्या किया गवर्नमेंट ने, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के हिस्से के रूप में क्या किया गवर्नमेंट ने, कि 3 सिलेंडर मुफ्त में दे दिए लोगों को। अब जब यहाँ पे ये चीज पड़ी तो आप सभी को पता है कि भारत में क्या होता है, जहाँ पे भी कुछ भी मुफ्त में मिल रहा है तो लूट लो, बस वही कंडीशन यहाँ पे भी बनी।
तो इसके तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जितने लोगों ने कनेक्शन लिया था उनका क्या हुआ, अगर आप उनका देखेंगे तो वार्षिक रूप से उन्होंने सबसे अधिक सिलेंडर इसी टाइम भरवाया। कितना? तो 4.55 सिलेंडर प्रति कनेक्शन के हिसाब से। जबकि सामान्य दिनों में आप देखेंगे, सामान्य वर्षों में कितना था, तो 3 से 4 सिलेंडर ही भरवाते थे सामान्य टाइम पे। लेकिन जब यहाँ पे मुफ्त मिला तो उन्होंने कितना भरवाया, तो 4.55 सिलेंडर प्रति सक्रिय कनेक्शन। ये एक औसत की बात की जा रही है। यानी यहाँ पे आप देखें कि सीधा सीधा देखिए वृद्धि हुई। यहाँ पे ये मुद्दा ध्यान में रखिए कि सीधा सीधा वृद्धि हुई। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उपलब्ध कितने थे, तो 24 करोड़ मुफ्त सिलेंडर उपलब्ध थे, लेकिन इसकी खपत कितनी, तो 14.1 करोड़ की खपत हुई थी। इसके अलावा सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना उपभोक्ताओं के लिए प्रति सिलेंडर कितना, तो 200 रुपए की सब्सिडी दी गई। अब इससे क्या, जाहिर सी बात है, अगर आपको सब्सिडी दी जा रही है तो एलपीजी का जो कनेक्शन है, इसकी जो रिफिल है वो फिर बढ़ेगी, इसकी रिफिल दर। तो जहाँ पे रिफिल दर 2022 में 3.68 थी वार्षिक रूप से, वही 2023 में कितना हो गई, तो 4.09 हो गई। यानी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जब यहाँ पे सब्सिडी दी गई तो रिफिल दर में सुधार हो गया। ऐसे जब यहाँ पे 3 सिलेंडर मुफ्त में दिए गए तो यहाँ पे भी सुधार हो गया। यानी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब सब्सिडी दी जाती है या छूट दी जाती है तो एलपीजी कनेक्शन वाले लोग जो है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिन्होंने कनेक्शन लिया, वो क्या करते हैं, इसमें उछाल लेकर के आते हैं, इसमें सुधार करते हैं, यहाँ पे कनेक्शन और अच्छे से रिफिल करवाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे सब्सिडी कट कर दी जाती है या और कोई एक्सट्रीम कंडीशन बनती है तो वहाँ पे ये लोग रिफिल नहीं करवाते हैं फिर से। ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन लेने वाले लोगों में से 40% लोग ऐसे हैं जो अब क्या कर रहे हैं, तो या तो 2 बार या तो इससे भी कम बार अपना गैस रिफिल करवा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गैस की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। और आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन लेने वाले ज्यादातर लोग कौन थे, तो गरीब थे, समाज के ऐसे तबके थे जो वंचित हैं। तो फिर ये अगर डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, फिर कहाँ से ये 1200-1400 का गैस भरवाएंगे? ये सारी समस्या निकल करके आ रही है। और फिर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अगले कि मई 2020 से अब तक देखेंगे तो जो गैस की कीमत है वो लगभग दोगुनी हो गई। यानी अगर मई 2020 में 100 रुपए का मिल रहा था तो अब सीधा 200 रुपए का वो गैस मिल रहा है। इतना ज्यादा अगर वृद्धि होगी तो कोई भी गरीब तबका, कोई भी गरीब समाज कैसे इस चीज को अफोर्ड कर पाएगा? तो ये सारी समस्याएं यहाँ पे निकल करके आ रही हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है स्वच्छ खाना पकाने की रणनीति के लाभ क्या। अगर हम जीवाश्म ईंधनों की जगह नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं या विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करके खाना बनाते हैं तो उसका फायदा क्या है, ऐसा क्यों करना चाहिए हमें? तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शहरी क्षेत्रों में लगभग 10% घर ऐसे हैं पहले से ही जो क्या कर रहे हैं, तो खाना बनाने के लिए अपनी बिजली के उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा हमारा क्या लाभ होगा, तो दूसरा लाभ ये होगा कि ई कुकिंग द्वारा चूल्हों के विस्थापन से क्या हो जाएगा, तो जलवायु प्रदूषक उत्सर्जन से भी बचा जा सकेगा। क्योंकि आप देखेंगे जो जीवाश्म ईंधन होता है उसकी तुलना में विद्युत उत्पादन जो होता है जल द्वारा, उसका कार्बन उत्सर्जन बहुत कम होता है। या कोई भी नवीकरणीय ऊर्जा होगी तो उसका कार्बन उत्सर्जन अत्यंत निम्न होता है। जबकि आप देखेंगे जीवाश्म ईंधनों से कार्बन बहुत ज्यादा उत्सर्जित होता है। और जब कार्बन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक ऊष्मन होगा। उससे क्या होगा, जलवायु परिवर्तन होगा, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और जब हम जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करेंगे तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। ये बताया जा रहा है यहाँ पे। अगला पॉइंट ये बताया जा रहा है कि अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में 100% विद्युत पहुंचा दें, उसके बाद यहाँ पे 1 यूनिट का दाम 8 रुपए रखें, उसके बाद भी जो इनकी खपत पड़ेगी, जो इनकी लागत पड़ेगी खाना बनाने की, वो एलपीजी की तुलना में सस्ती होगी। यानी अभी जितना ये लोग खर्चा कर रहे हैं एलपीजी गैस के ऊपर खाना बनाने के लिए, अगर हम 8 रुपए पर यूनिट के हिसाब से भी दाम रखेंगे बिजली का, तब भी यहाँ पे इनको सस्ता पड़ेगा बिजली वाला, ना कि यहाँ पे एलपीजी वाला। और ये बात कौन बता रहा है, तो ये CEEW, इसका पूरा नाम क्या है, काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर। इसके बारे में पीछे जिक्र किया जा चुका है। आप सोचेंगे कहाँ पे जिक्र किया जा चुका है, कहाँ पे, आप तो बताया नहीं सर, हमने तो सुना नहीं, ये तो पहली बार आ रहा है। तो अब आप बोलेंगे कि हाँ सुना था। इसका हिंदी में नाम है ऊर्जा पर्यावरण जल परिषद। ये इसके बारे में पहले मैंने बताया पीछे, आप ध्यान देंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो इसी ने एक सर्वे कराया था, इसी ने एक अध्ययन किया था, इसमें ये बात बताई गई थी कि एलपीजी की तुलना में सस्ता पड़ेगा अगर 8 रुपए पर यूनिट भी हम बिजली का बिल लगते हैं। उसके अलावा क्या बताया जा रहा है, तो उसके अलावा बताया जा रहा है कि आयातित एलपीजी और कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि हम ज्यादातर तेल आयात करते हैं, तो उससे क्या दिक्कत होती है, अब जब कच्चा तेल आयात करते हैं तो जाहिर सी बात कि हमको डॉलर में करना पड़ता है, तो वहीं से क्या होगा, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती है। अगर यहाँ पे ये दोनों पॉइंट आप रिलेट कर सकते हैं कि जब हम कच्चे तेल का आयात कम कर देंगे तो हमारे पास वो विदेशी मुद्रा भंडार बचा रहेगा, विदेशी मुद्रा जो बाहर नहीं जाएगी, तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी। उससे क्या होता है, तो उससे अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। उसके अलावा आप देखें कि व्यापार घाटा जो होता है उसको भी कुछ हद तक यहाँ पे संतुलित किया जा सकता है आयात कम करके। ये सारे लाभ इसके बताए जा रहे हैं। अगला लाभ क्या है इसका बताया जाए, तो अगला लाभ ये बताया जा रहा है कि जो हम यहाँ पे कार्बन उत्सर्जन की बचत करेंगे उसको क्या कर सकते हैं, उसको मौद्रीकरण बाजार में बेच सकते हैं। यानी कार्बन बाजार में उसको बेच करके जो पैसा मिलेगा उसका हम क्या करेंगे, तो उसका ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत के लिए प्रयोग कर लेंगे। उससे क्या होगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत द्वारा खाना पकाने में वृद्धि होगी। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि इसके सामने चुनौतियां कौन कौन सी आ रही है, तो कोविड-19 महामारी और उसके परिणाम स्वरूप आजीविका और आय की हानि। अब आप ये चीज रिलेट कर पा रहे हो कि कोविड-19 का समय ऐसा भी था
जिसमें बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, खास करके महिलाएं। तो यहाँ से ये समस्या निकल करके आ रही है, इतनी महंगी गैस है, हम उसको कैसे भराएंगे। उसके अलावा अगर हमें ई कुकिंग करना भी है तो उसके लिए भी हमें नए उपकरण खरीदने पड़ेंगे, उसके लिए भी अनुकूलित होना पड़ेगा, तो वो सारे पैसे कहाँ से आएंगे। दूसरा क्या बताया जा रहा है, यूक्रेन पर रूसी आक्रमण, इसकी वजह से भी आप देखेंगे वैश्विक स्तर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। उसके अलावा होम डिलीवरी और वितरण चैनल, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एलपीजी गैस होता है उसको होम डिलीवरी के लिए बहुत सारी समस्याएं निकल करके आते हैं। कई बार क्या होता है कि जो आप पूरा आपका मान लीजिए 1200 का एलपीजी सिलेंडर का रसीद कटा हुआ है, उसके बाद भी जो डिलीवरी लेकर के आता है वो 20 से 30 रुपये आपसे एक्स्ट्रा मांगता है, कहते हैं डिलीवरी चार्ज है, ये हम लोग को लिया जाता है, जबकि इसमें इंक्लूड है 1200 में, इसमें सारी चीजें इंक्लूड उस पर लिखा भी है, लेकिन उसके बाद भी आपकी मजबूरी है, आपको देना पड़ता है। अन्यथा वो कहता है कि हम नहीं लेकर के आएंगे, फिर कोई लेकर के भी नहीं आता, पूछने पर भी सब नहीं बताते कि क्या अपडेट है। तो इस तरीके की समस्याएं निकल करके आती हैं। उसके बाद ग्रामीण विद्युतीकरण, अब ये तो सबसे बड़ी समस्या। अगली चुनौती क्या है, तो अगली चुनौती ये है कि 2023 में अगर आप देखेंगे एलपीजी के ऊपर हमारी निर्भरता कितनी हो गई है, तो लगातार बढ़कर 64% हो गई है। जबकि यहाँ पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पहले कितने थे, तो 46%, यानी बहुत भारी उछाल आया इसमें, एलपीजी के ऊपर निर्भरता में बहुत बड़ा यहाँ पे उछाल आने आया है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आयातित एलपीजी पर भारत की निर्भरता वित्त वर्ष 2023 में लगातार बढ़कर कितना पहुंच गई है, 64%। यानी अब हमारी एलपीजी पर निर्भरता कितना, 64% हम एलपीजी पर निर्भर है खाना बनाने के लिए। जबकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पहले कितने थे, तो 46% थे हम। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार बहुत बड़ी लेवल पर वृद्धि हुई है इसमें। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि आगे की राह क्या हो, तो इसमें बताया जा रहा है कि जो बजट है इसका आवंटन अधिक करना चाहिए इस क्षेत्र को। इससे क्या होगा कि नवीकरणीय ऊर्जा के जो क्षेत्र है इसमें सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाए, जैसे कि आपने एलपीजी के टाइम पे सब्सिडी प्रोवाइड कराई थी। उसके अलावा क्या बताया जा रहा है कि एलपीजी की कीमतों को एक सीमा से अधिक बढ़ा दीजिए। ये होता है ना कि मान लीजिए दो चीजें ए और बी, और ए बहुत ज्यादा बिक रही है, अब इसका क्या करना है, आपको इसको प्रोत्साहित नहीं करना है, इसको डिमोटिवेट करना। तो आप क्या करिए, इसकी कीमत बढ़ा दीजिए। मान लीजिए 10 रुपए का मिल रहा था, ये 20 रुपए का मिल रहा था, आप क्या कर रहे हैं, आप सीधे इसको 100 रुपए का बेच रहे हैं और इसकी कीमत भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप इसको 40 में रख रहे हैं। और यहाँ पे ये हो गया जीवाश्म ईंधन और ये हो गया नवीकरणीय ऊर्जा। तो आप सोच करके देखिए कि लोग किसकी तरफ भागेंगे। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि एक सीमा से अधिक बढ़ा दीजिए एलपीजी को, ताकि क्या होगा कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा हो जाए कि लोग इसको लेने से बचें। और यहाँ पे आप जो दूसरा क्षेत्र है ई कुकिंग का जो क्षेत्र है उसको क्या करिए, उसको आप सब्सिडी प्रोवाइड कराइए, उसके क्षेत्र को प्रोत्साहित करिए। इससे क्या होगा, लोग इसको अपनाएंगे और इसको छोड़ देंगे। अगला पॉइंट ये बताया जा रहा है कि जो बहस चलती है, जो इस बारे में बात होती है कि सब्सिडी दी जाए कि ना दी जाए, इसको सब्सिडी को छोड़िए और इससे आगे बढ़ करके सोचिए, जिससे क्या होगा कि हमारे पर्यावरण के बारे में सोचिए, यहाँ पे स्वच्छ रणनीति के बारे में सोचिए। सारी चीजें सोचने की बात की जा रही है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी के बारे में बात करने से बचने की बात की जा रही है। तो ये सारे पॉइंट है, उम्मीद है कि आप सबको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। अभी पीछे मैंने कहा था कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जो आप लोग चौंक जाएंगे, एक्चुअली वो पॉइंट यहाँ पे आ चुका है। देखिए इस योजना के तहत लक्ष्य क्या रखा गया था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत यहाँ पे लक्ष्य ये था कि 2020 तक हम गरीब परिवारों को 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। ये लक्ष्य कब तक का था, तो 2020 तक का था, लेकिन हमने इस लक्ष्य को 7 महीने पहले ही, कब, तो अगस्त 2019 में ही हासिल कर लिया। सामान्यतः आप देखते हैं कि गवर्नमेंट अपना लक्ष्य प्राप्त करने में पीछे ही रह जाती है। जैसे कि हम सब हैं, रोज टारगेट सेट करते हैं कितना पढ़ेंगे, 12 घंटा पढ़ेंगे, 18 घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद उस टारगेट को अचीव ही नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरीके हमारी गवर्नमेंट भी है। तो यहाँ पे सामान्यतः आप देखें कि गवर्नमेंट पीछे रहती है, लेकिन इस योजना में क्या होता है, यहाँ पे 7 महीने पहले ही गवर्नमेंट ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। यही था चौंकने वाला पॉइंट। अब यहाँ पे जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है इसके दो चरण थे। पहले चरण को कब लॉन्च किया गया था, तो मई 2016 में लॉन्च किया गया था। किसके लिए, तो गरीब परिवारों को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस या एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए। उसके अलावा जिसका चरण 2 था उसको कब लॉन्च किया गया, तो अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण या उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ किया था। अब इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य ये था कि जो प्रवासी लोग हैं जो अपने राज्य से दूसरे राज्य में रहते हैं उनके लिए यहाँ पे सहूलियत प्रोवाइड कराया जाए, उनके लिए सुविधा प्रोवाइड कराया जाए। और ये चीज किस बेस पे होगी, तो ये चीज सेल्फ डिक्लेरेशन। इसका क्या मतलब होता है कि आप स्वयं से ये घोषणा करेंगे कि मैं प्रवासी हूँ और मुझे ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाए, मुझे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 में शामिल होना है। इसकी घोषणा करने का अधिकार किसको दिया गया, तो इसकी घोषणा करने का अधिकार स्वयं प्रवासी व्यक्ति को ही दिया गया। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। ये योजना कौन से मंत्रालय के अंतर्गत लाई गई थी, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत योजना लाई गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पे महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना इसका उद्देश्य था। अगला पॉइंट क्या था, तो भारत में अशुद्ध खाना पकाने के ईंधन के कारण होने वाली मौतों की संख्या को कम करना। आप देखेंगे कि लकड़ी का प्रयोग करके, उसके अलावा गोबर का प्रयोग करके जो हम खाना बनाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे धुआं निकलता है, उससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। अब ये वायु प्रदूषण बच्चों पर और महिलाओं पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा था, इसकी वजह से मौतें भी हो रही थी और यहाँ पे बच्चों को भी दिक्कत आ रही थी। तो इन सबको रोकना ही इसका उद्देश्य था। यहाँ पे ये सारे पॉइंट बताए गए। विशेषताएं क्या है, तो इस योजना में बीपीएल परिवारों को, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को क्या किया गया था, तो 1600 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही थी प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन के लिए। उसके अलावा क्या था, तो एक जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन के साथ उज्ज्वला 2.0 के लाभार्थियों की पहली रिफिल और एक हॉट प्लेट निःशुल्क प्रदान किया जा रहा था।
यानी उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत क्या किया गया, तो जब पहली बार आप उसको भरवाने जाएंगे तो आपके लिए फ्री कर दिया गया था। बात की जा रही है कि इसका लक्ष्य क्या था, तो उज्ज्वला 1.0 के तहत मार्च 2020 तक गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल के परिवारों की 50 मिलियन महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन क्या हुआ, तो अगस्त 2018 में 7 अन्य श्रेणियों की महिलाओं को योजना के दायरे में लाया गया था। अब ये 7 अन्य कौन कौन सी श्रेणियां थी, तो पहला था अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के लोग, उसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कवर किए गए लोग, उसके अलावा अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो लाभार्थी थे उनको, उसके अलावा वनवासी, उसके अलावा सबसे पिछड़े वर्ग के लोग जो थे, उसके अलावा चाय बागान और द्वीप समूह में रहने वाले लोग, इन सारे लोगों को भी कवर किया गया इस योजना के तहत। उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थियों के अतिरिक्त 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। सरकार ने 50 जिलों के 21 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा है। तो ये सारे उसके लक्ष्य हो गए उज्ज्वला योजना के। ये आर्टिकल आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी एंड्रॉइड, विंडोज या लिनक्स यूज करते हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है अकीरा रैंसमवेयर के बारे में। यहाँ पे सकीरा के बारे में बात नहीं की जा रही, अकीरा के बारे में बात की जा रही है। फिर भी आप लोग ध्यान से सुनिए। यहाँ पे देखिए रैंसमवेयर क्या होता है, तो जो गलत इरादे से बनाया गया सॉफ्टवेयर होता है उसको रैंसमवेयर की कैटेगरी में रखा जाता है। अब यहाँ पे ये मुद्दा के इसके खिलाफ हमारी गवर्नमेंट ने चेतावनी जारी की है, तो हम ये सारी चीजें यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, कैसे काम करता है, कैसे प्रभावित करता है, और गवर्नमेंट ने हमारे इसके खिलाफ क्यों चेतावनी जारी की है, सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। इसके खिलाफ सरकार ने चेतावनी क्यों जारी की है, तो भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने अकीरा नामक रैंसमवेयर के लिए अलर्ट जारी किया। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, तो आपके कंप्यूटर में वायरस भेजते हैं, उसके बाद आपका कंप्यूटर हैक कर लेते हैं, वहां से डेटा चुराते हैं, उसको इनक्रिप्ट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, फिर आपसे कहते हैं कि उसको चलाने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, यानी आपसे फिरौती मांगते हैं, और अगर आप अपने टाइम पे वो पैसे नहीं दे तो आपसे सीधा डबल रकम मांगते हैं। यहाँ पे ये सारी चीजें चल रही हैं। इसकी वजह से सरकार ने क्या कहा कि आप लोग सावधान रहिए, ऐसा ना हो कि आप में से किसी के साथ घटना हो। और ऐसा नहीं है कि सारी चीजें हवा में बात की जा रही है, सारी घटनाएं हो चुकी हैं, ये लोग पहले से ही उससे के लोगों को टारगेट कर चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण निकल करके आए, इस वजह से यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। तो आप सबको भी सावधान रहना है, ऐसा जरूरी नहीं है किसी जो बड़े लोग हैं सिर्फ वही सावधान रहे, किसी के भी कंप्यूटर सिस्टम पे ये चीज हो सकती है, किसी के साथ भी ये घटना घट सकती है। और ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो विंडो सॉफ्टवेयर होता है उस पे, उसके अलावा जो लिनक्स सॉफ्टवेयर होता है उस पे, ये दोनों पे ही काम करता है, यानी दोनों को ही ये हैक करता है, दोनों के साथ ही खिलवाड़ करता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे कि मेरा लिनक्स है तो सेफ है, या जिसका विंडो सिर्फ ध्यान दिया विंडो सेफ है लिनक्स सेफ नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों चीजों को कवर करता है, दोनों के ऊपर टारगेट करता है। फिर क्या करेगा, आपका डेटा चुरा लेगा, फिर आपको ब्लैकमेल करेगा कि अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो आपके डेटा को डार्क वेब पे डाल दिया जाएगा। अब डार्क वेब क्या है, तो डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपके डेटा का गलत यूज किया जाता है, मिस यूज किया जाता है, तो वहाँ पे डालने की धमकी देता है। फिर जाहिर सी बात है कि सबके मोबाइल फोन में, सबके सिस्टम में कुछ ना कुछ पर्सनल, कुछ प्राइवेट चीजें होती हैं, जिसकी वजह से आदमी मजबूर हो जाता है। और ये लोग क्या करते हैं कि सीधा डबल डबल पैसा मांगते हैं। वो टाइम देंगे आपको कि 1 घंटे में या 1 दिन में आपको इतना देना, अगर आप नहीं दे पाते तो सीधा डबल रकम मांगते हैं आपसे। तो इस वजह से हमारी गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ अलर्ट जारी किया। तो आप सब भी सावधान रहिए इस चीज को लेकर के। बात करें कि अकीरा रैंसमवेयर क्या है, तो रैंसमवेयर को इसका नाम कहाँ से मिला है, यहाँ पे सभी एन्क्रिप्टेड फाइलों के फाइल नामों को डॉट अकीरा एक्सटेंशन, ये क्या होता है, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे डॉट पीपीटी होता है प्रेजेंटेशन का जो होता है, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे पावर पॉइंट के थ्रू जो आप पीपीटी बनाते हैं उसका शॉर्ट नेम क्या रहता है, डॉट पीपीटी। तो इसी को एक्सटेंशन कहा जाता है। तो ये क्या करता था, सारी फाइलों के लास्ट में डॉट अकीरा जोड़ करके उन फाइलों को एन्क्रिप्टेड और डिस्क्रिप्टेड कर करके यहाँ पे उससे डेटा निकाल लेता था। और जब यहाँ पे एक बार डेटा निकाल लेता है तो क्या करता है, फिर आपको ब्लैकमेल करता है, वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है, फिर आपको फिरौती देने के लिए मजबूर करता है, डबल डबल मांग करता है। उसके अलावा यहाँ पे देखते हैं कि वीपीएन का पूरा नाम क्या है जिसका प्रयोग करके धोखा देता है। वीपीएन का पूरा नाम है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो जैसे आप पब्लिक वाईफाई कनेक्ट कराते हैं, आप लोग होते हैं ना कि कहीं पे भी वाईफाई मिला तुरंत कनेक्ट करा लो, तो हमेशा सेफ नहीं होता है। कई बार वो जानबूझ के ऐसे आपको कनेक्शन दिया जाता है ताकि आप उसको कनेक्ट कराएं और वहां से आपका डेटा लीक हो जाए। तो यहाँ पे उसी से सुरक्षा करने के लिए वीपीएन का प्रयोग किया जाता है। उसका पूरा नाम है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और यहाँ पे ये क्या करता है कि आपके विंडो को हैक करने के बाद, उसमें से डिटेल्स लेने के बाद अपने आप को डिलीट भी कर लेता है, एंड इसको किसी और की आवश्यकता नहीं है, खुद ही डिलीट भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, तो एक लिंक छोड़ देंगे ताकि जिससे आप इनसे बात कर सकें, इनसे कॉन्टेक्ट कर सकें। अकीरा रैंसमवेयर काम कैसे करता है, तो रैंसमवेयर एन्क्रिप्शन प्रक्रिया में किसी भी हस्तक्षेप को रोकते हुए विंडोज रीस्टार्ट मैनेजर एपीआई, एपीआई का पूरा नाम क्या है, तो एपीआई का पूरा नाम है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इसका उपयोग करके सक्रिय विंडोज सेवाओं को भी समाप्त कर देता है। यानी जो भी आप यहाँ पे काम कर रहे थे उसको समाप्त कर देगा, यानी आपके काम में बाधा डालेगा। उसके बाद क्या करता है, तो इसे प्रोग्राम डेटा, रिसाइकिल बिन, बूट, सिस्टम वॉल्यूम जानकारी और सिस्टम स्थिरता में सहायक अन्य फोल्डरों को एन्क्रिप्ट करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन दिए गए हैं, डॉट SYN, डॉट MSI, उसके अलावा डॉट EXE। देखिए ये सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सारी चीजें बस समझाने के लिए कही गई, इतना ज्यादा आपसे डिटेल्स में नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड हो गए हैं और यहाँ पे आपको सामान्य जानकारी चाहिए ना कि बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड चाहिए। ये जो कंप्यूटर से जुड़े लोग हैं उनको ये सारी चीजें पता होंगी।
इन सारी फाइलों को संशोधित करने से बचता है। उसके बाद जब ये हो क्या जाता है, एक बार आपका संवेदनशील डेटा चोरी कर लेता है, आपके प्राइवेट डेटा को जब चोरी कर लेता है, तब क्या करता है, उसको एनक्रिप्ट करने की कोशिश करता है। एनक्रिप्ट करने का क्या मतलब है, देखिए जो आप मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप पे, मान लिया आपने अपने दोस्त को मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे, तो वो क्या कहता है, वहाँ पे इनक्रिप्टेड होकर के जाता है। उसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऐसे हैच बना रहेगा, स्टार बना रहेगा, एंड बना रहेगा, इस तरीके से। यानी जो आप शब्द लिख रहे हैं, कि जैसे मान लीजिए आपने लिखा हेलो, तो यहाँ पे हेलो लिख करके नहीं जाएगा, वहाँ पे जो यहाँ पे बीच में सिस्टम प्रोवाइडर होते हैं, डेटा प्रोवाइडर होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, यहाँ पे इनके पास आएगा स्टार हैच, इस तरीके से कुछ बन करके जाएगा, और फिर जब आपके दोस्त के मोबाइल पे पहुंचेगा तो फिर से हो जाएगा हेलो। तो यही जो होता है, इसी को जब ये लोग फिर से डिकोड कर लेते हैं, यानी इस रैंसमवेयर के थ्रू ये लोग इसको डिकोड कर लेते हैं कि यहाँ पे आपने क्या लिखा था या आपने क्या भेजा था, और फिर जब इनको ये चीज पता चल जाती है, फिर ये आपका डेटा चुरा लेते हैं। अब जब आपका डेटा एक बार इनके पास आ गया, फिर आपको धमकी देना शुरू कि आपका डेटा लीक कर देंगे, डार्क वेब पे भेज देंगे। और फिर इस तरीके से जाहिर सी बात है कि हर आदमी के पास कुछ ना कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ ना कुछ प्राइवेट चीजें रखता है यार इंसान। तो इस वजह से इनको टारगेट करना शुरू कर देते हैं, उनको धमकी देना शुरू कर देते हैं। फिर उससे क्या करते हैं, पैसा मांगते हैं। पैसा समय पे नहीं पहुंचाया गया तो फिर क्या करते हैं, फिर डबल डबल फिरौती मांगते हैं। और यहाँ पे ये लोग इतना होशियार है कि जब एक बार आपका डेटा इनके पास चला गया, इन्होंने इनक्रिप्ट कर लिया, तो क्या करते हैं, यहाँ पे अकीरा readme डॉट टेक्स्ट नामक एक फाइल छोड़ देते हैं, एक नोट छोड़ देते हैं कि आप मुझे पढ़िए। ये अकीरा readme डॉट टेक्स्ट txt.txt इसको बोलते हैं, ये भी एक इंस्ट्रक्शन है। इसका जब आप वहाँ पे पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका सिस्टम हैक हो चुका है, आपका डेटा लीक हो चुका है, और अगर आप पैसे नहीं देते इनको तो ये क्या करेंगे, डार्क वेब पे आपका डेटा भेज देंगे। तो इस वजह से आपको मजबूरी में पैसा देना पड़ता है। अगला पॉइंट है कि प्रत्येक पीड़ित को धमकी देने वाले अभिनेता की टोर साइट में दर्ज करने के लिए एक अद्वितीय बातचीत पासवर्ड दिया जाता है। यानी जिसको इन्होंने परेशान किया, जिसको ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसको क्या करते हैं, तो एक अलग सा पासवर्ड देते हैं, और सबका ये पासवर्ड जो होता है यूनिक होता है। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड पूरा करवाएंगे, मान लीजिए किसी का सिस्टम है, उसको क्या करेंगे, 1 2 3 4 मान लीजिए पासवर्ड दे दिया। अब यहाँ पे जो इन्होंने लिंक छोड़ा था, यहाँ पे रीडमी डॉट टेक्स्ट करके, तो इस पे आप जाइए, यहाँ पे पासवर्ड डालिए, तब आपकी बात हो पाएगी। और यहाँ पे सिंगल चैट है, यानी दोनों तरफ से नहीं होगा, वो लोग जो चाहेंगे वो होगा, आप बात करेंगे, उसके बाद आप दोनों के बीच ही रहेगा, कोई और उसको डिकोड नहीं कर सकता है, आप दोनों ही देख सकते हैं, आप दोनों डिकोड कर सकते हैं। वो लोग जैसा चाहेंगे वैसा ना चाहेंगे, सीधा सीधा मतलब ये समझिए कि जैसा वो चाहेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा। बात यार है कि रैंसमवेयर उपकरणों को कैसे संक्रमित करते हैं। तो रैंसमवेयर आमतौर पर स्पीयर फिशिंग ईमेल के माध्यम से फैलता है, जिसमें संग्रहित सामग्री जिप या RAR फाइलों के रूप में दुर्भावनापूर्ण अनुलग्नक होते हैं। यानी आपको देखेंगे ना कि जैसे आपने कोई वेबसाइट खोली तो उसमें 2 3 टैब अपने आप खुल जाता है, तो इसी तरीके से ये भी काम करते हैं। उसके अलावा ड्राइव बाय डाउनलोड के थ्रू से भी ये करते हैं। अब इसका क्या मतलब, देखिए आप क्या करेंगे, ईमेल भेजेंगे, उसमें कोई लिंक देंगे कि इस लिंक पर क्लिक करिए, उसके बाद आप यहाँ पे वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, आपको जो काम करना होगा कर लीजिए। फिर यहाँ पे ईमेल पे जो लिंक भेजते हैं आप उस पर क्लिक करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, एक कोड डाउनलोड होता है, फिर वहाँ से आप फंस जाते हैं, और वो क्या रहता है, फेक रहता है लिंक। इसी तरीके से ये लोग काम करते हैं। उसके अलावा कथित तौर पर रैंसमवेयर असुरक्षित रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के माध्यम से भी फैलता है। यहाँ पे आप देखेंगे अपने मोबाइल में या अपने सिस्टम में देखेंगे तो यहाँ पे रिमोट कनेक्शन की बात की जाती है, रिमोट कनेक्शन दिया जाता है। उसका क्या मतलब होता है कि मशीन के थ्रू या रिमोट के थ्रू आप अपने सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी यहाँ पे मैनुअली कंट्रोल करने की सुविधा खत्म हो जाती है, आप यहाँ पे रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, दूर से बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से भी करते हैं, किसी से कनेक्ट कराते हैं, तो इससे भी ये खतरा बढ़ जाता है। और ये लोग किस किस क्षेत्र में टारगेट कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे 2023 से एक ट्रेंड देखा जाए तो शिक्षा का क्षेत्र हो गया, वित्त का क्षेत्र हो गया, रियल एस्टेट वाले हो गए, उसके अलावा विनिर्माण और परामर्श सहित विभिन्न डोमेन में कॉर्पोरेट नेटवर्क को लक्षित कर रहे हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा है। आप देखेंगे स्वास्थ्य का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, इसमें क्या है, तो बहुत ज्यादा पैसा है। आजकल लोग स्वास्थ्य और शिक्षा को बिजनेस बना लिए, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे पैसे हैं। उसके अलावा रियल एस्टेट वाले हो गए, निर्माण वाले हो गए, तो यहाँ पे इन लोग को ही टारगेट करा जाता है। आप सोचिए ना, जिसके पास 100 रुपये, उसको टारगेट करके क्या करेंगे, जिसके पास 100 रुपये सिस्टम ही नहीं रखे तो उसको टारगेट कहाँ से करेंगे, उसका हैक कहाँ से करेंगे। जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा, जिनको पता है कि इनके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, उसी को ये लोग टारगेट करते हैं। यार कि इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो बुनियादी इंटरनेट स्वच्छता और सुरक्षा प्रोटोकॉल का फॉलो करिए। ये कौन बता रहा है, तो सर्टिन बता रहा है। अब सर्टिन क्या, इसके बारे में भी आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल्स में, तो उसको आप वहाँ पे ये देख लीजिएगा। ये क्या बता रहा है कि बुनियादी इंटरनेट स्वच्छता और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करिए। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण डेटा उसका नवीनतम ऑफलाइन बैकअप बनाए रखिए। उसके अलावा क्या करें, तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका उसको हमेशा अपडेट रखिए, जो भी अप टू डेट हो उसको तुरंत अपलोड करिए। ऐसा नहीं है कि आपको जो अपडेशन दी जाती है वो सिर्फ सिक्योरिटी के रीजन से ही दी जाती है, कि आप जब आपको अपडेशन दी जाती है तो वहाँ पे जो हैक करने का संभावना तो वो भी कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा क्या ये बताया कि आप मजबूत पासवर्ड डालिए। मजबूत पासवर्ड का क्या होता है, उसका मतलब ये है कि देखिए कुछ कैपिटल लेटर हो गया, उसके अलावा कुछ स्मॉल लेटर, उसके अलावा उसमें कुछ अंक डालिए और कुछ यहाँ पे आप सिंबल भी डालिए। तो इस तरीके से उसको मिला करके रखिए, यानी पासवर्ड जो है उसको बहुत सुरक्षित रखिए। और यहाँ पे बहुत जटिल रखिए, सिर्फ आपको याद रहे, आप उसको कहीं नोट डाउन करना चाहे तो कर लें, लेकिन यहाँ पे ताकि कोई इसको डिकोड करना चाहे तो वो बहुत आसानी से ना कर सके, बहुत दिक्कत उसको या अंततः कर ही ना पाए। इस वजह से पासवर्ड को भी ध्यान में रखा। उसके अलावा बहुकारक प्रमाणीकरण भी इसको करके रखिए, यानी मल्टी लेयर जो यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है उसको भी करके रखिए। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं।
तो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 हो गई, उसके अलावा साइबर सुरक्षता केंद्र हो गया, उसके अलावा साइबर सुरक्षित भारत योजना हो गया। ये सारे कदम उठाए गए सरकार के द्वारा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C, इसको कब स्थापित किया था? तो 2018 में स्थापित किया गया था। कौन सा मंत्रालय? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अब यहाँ पे ये सारे कदम उठाए गए भारत सरकार के द्वारा ताकि साइबर सुरक्षा की जा सके। हाँ, यहाँ पे ये अलग चीज है कि हम लोग इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, हमको लगता है कि सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। देखिए, आप लोग छोटे छोटे जो स्टेप होते हैं ना, वो उठा करके सेफ रह सकते हैं। जैसे हमेशा ब्लूटूथ ऑन मत रखिए। कुछ ऐसे वायरस भी हैं जो ब्लूटूथ के जरिए आपसे कनेक्ट होते हैं और फिर वहां से आपके डेटा हैक कर लेते हैं। उसके अलावा पब्लिक वाईफाई जब भी आप कनेक्ट कराइए तो इस चीज का ध्यान रखिए कि वो सेफ है कि नहीं, और अपने मोबाइल को हमेशा अप टू डेट रखिए। जितने भी ऐप हैं उसको अप टू डेट रखिए। और आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो खास करके उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, किसी वेबसाइट से डाउनलोड मत करिए। उसके अलावा जो ऐप है उसमें कोई परमिशन मांग रहे हैं तो उसको तुरंत सारी परमिशन देते मत जाए। आप देखिए ना कि क्या परमिशन मांग रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मोबाइल को चलाने की परमिशन मांगता है और आप लोग उसको अलाउ करा देते हैं, तो फिर इस तरीके से वो जब चाहे आपका मैसेज पढ़ सकता है, जब चाहे उसको डिलीट कर सकता है, जब चाहे उसको मॉडिफाई कर सकता है। तो ये सारी दिक्कतें निकल के आती हैं। यहाँ पे देखते हैं सर्टेन के बारे में, जिसके बारे में बात की गई थी। इसका पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम। इसका गठन कब किया गया था? तो 2004 में किया गया था, 19 जनवरी को। कौन सा अधिनियम के तहत? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 70B के तहत इसका गठन किया गया था। एक कौन से क्षेत्र में काम करता है? तो हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। इसका मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो साइबर घटनाओं पर सूचना का संग्रह करना, उसका विश्लेषण तथा प्रसार, साइबर सुरक्षा घटनाओं का पूर्वानुमान एवं चेतावनी। उसके अलावा साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय भी बताता है आपको। साइबर घटना प्रतिक्रिया गतिविधियों का समन्वय करता है। सूचना से संबंधित दिशा निर्देश, परामर्श, प्रवर्तन टिप्पणियां एवं श्वेत पत्र भी जारी करता है। ये कौन करता है? तो ये सर्टिन करता है ये सारे काम। साइबर घटनाओं के सुरक्षा अभ्यासों, जैसे अभी देखेंगे कि सिनर्जी करके एक सुरक्षा अभ्यास चलाया गया था सर्टिन के द्वारा। प्रक्रियाओं, रोकथाम, प्रतिक्रिया एवं प्रतिवेदन, ये सारी चीजें भी देखता है। साइबर सुरक्षा से संबंधित ऐसे अन्य कार्य जो विहित किए जाए, यानी गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई अन्य कार्य दिया जाता है इसको साइबर सुरक्षा से रिलेटेड, तो वो भी ये करेगा। यानी आप एक तरीके से देख सकते हैं कि सारी जिम्मेदारी सर्टिन को दे दी गई है साइबर सुरक्षा से जुड़ी हुई। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति 2030 तक कितना हो जाएगी? तो 70% बढ़ जाएगी। अभी वर्तमान में कितना? तो $2450 है। और 2030 तक कितना होने की संभावना? तो लगभग $4000 होने की संभावना। ये कौन बता रहा है? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बता रहा है। अगर इस तरीके के डेटा आप अपने आंसर राइटिंग में यूज करते हैं ना, तो आपकी आंसर राइटिंग और अच्छे से निखर करके आती है। उसमें नंबर बढ़ने की संभावना और अधिक हो जाती है और एक एक नंबर आपके 10-10 रैंक सुधार देता है। तो इस तरीके के डेटा जो होते हैं आप चाहें तो एक जगह कहीं नोट करके रख सकते हैं। अगला पॉइंट क्या बताया जा रहा है कि आई हैव स्पेस डिलीवरी कार्यक्रम के तहत अमेजन इंडिया जो ये क्या करेगा? तो डल झील में, कहाँ पे? डल झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलेगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसरो ने सिंगापुर के 7 उपग्रहों को ले जाने वाले PSLV C56 रॉकेट को लॉन्च किया है। कहाँ से? श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया इसको। और ये क्या करेगा? तो एक कोई सा भी मौसम हो, हर मौसम में, प्रत्येक मौसम में दिन और रात दोनों समय की जानकारी देगा। दोनों समय में क्या करेगा? तो इसको कवरेज प्रोवाइड करवाएगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत और लाओस ने कौन कौन से क्षेत्र में? तो शिक्षा, स्वास्थ्य, जल सुविधा और IT के 5 क्षेत्रों में 5 त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्पेनिश फेडरेशन हॉकी टूर्नामेंट में मेजबान देश कौन था? स्पेन को 3-0 से हराया। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो बार्सिलोना स्पेन में किया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3-0 से हराया स्पेन को इसने भारतीय महिला हॉकी टीम ने। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इस टूर्नामेंट का नाम क्या था? तो इस टूर्नामेंट का नाम था स्पेनिश फेडरेशन हॉकी टूर्नामेंट। इसको आप ध्यान में रखेंगे कि इसको किसने जीता है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने। यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। बोलने में जो भी गलती है उसके लिए सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें।